Hello friends, my name is Yogesh Vaheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं हम सब लोग? फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट सीरीज़ का पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था कि क्लोज 18 ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमें डेप्रिसिएशन को किस तरीके से दिखाना है। हमने अपने परचेजेस को भी सेग्रीगेट करके दिखाया था जीएसटी, फॉरेन एक्सचेंज और सब्सिडी से, और साथ साथ हमने 180 डेज से कम और 180 डेज से ज़्यादा यानी कि अप टू 3 अक्टूबर एंड आफ्टर 3 अक्टूबर की बात भी वहाँ की थी कि आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए किस डेज़ के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लेना है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोज 26 की। क्लोज 26 हमें बताता है कि सेक्शन 43B के अंदर दिए गए एक्सपेंसेस की अलाउंस कैसे हमने रिपोर्ट करनी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। सेक्शन 43B की बात करें तो वो बोलता है कुछ एक एक्सपेंसेस जो पीजीबीपी के अंदर अदरवाइज अलाउ होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस आपको सिर्फ तभी मिलेंगे अगर वो 43B की लिस्ट का पार्ट है, आपको सिर्फ तभी मिलेंगे अगर आप उसकी एक्चुअल पेमेंट कर देते हो। तो अब ये एक्चुअल पेमेंट का क्लोज सिर्फ किसके केस में लगेगा? जिस केस में हम उस एक्रूअल भी करते हैं। इट मीन्स जहां पे भी हम मर्केंटाइल सिस्टम यानी कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं और अकाउंटिंग हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं, वहां पे हम सेक्शन 43B की अलाउंस डिसअलाउंस देखेंगे। नहीं तो अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं, जैसे हमने बात की थी कि पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स, ये सब कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं उस केस के अंदर तो जब वो पेमेंट देंगे तब उन्हें वो अमाउंट अलाउ हो जाएगा। उस केस में कहीं भी सेक्शन 43B की बात नहीं आती। तो मतलब सेक्शन 43B उन्हीं असेसिस के केस में लगेगा जो मर्केंटाइल बेसिस पे अपनी बुक्स बनाते हैं। सेक्शन 43B में कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं जिन अमाउंट्स के बारे में बोला गया है कि इनका अलाउंस आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप इनकी एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 मींस 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 का कोई एक्सपेंस है जो 43B के अंडर आता है। अगर आपने उसी साल में उसे पे कर दिया तो आपको 21-22 के अंदर अलाउंस मिल जाएगा, या फिर आपने ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न तक पे कर दिया तो भी आपको 21-22 में अलाउंस मिल जाएगा। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर की ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2022 मींस अगर आपने 21-22 से रिलेटेड कोई भी अमाउंट चाहे आपने 21-22 में पे किया हो या 31 अक्टूबर 2022 तक पे किया हो, उन दोनों ही केसेस में आपको उस अमाउंट का अलाउंस फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है। हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जब 43B के पॉइंट्स दिखाएंगे तो हमारी ड्यू डेट तो 30 सितंबर है, हमें अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक देनी है। तो 30 सितंबर तक मैं ये कैसे पता लगाऊं कि 31 अक्टूबर तक कौन से अमाउंट्स पे हो जाएंगे? क्योंकि आप ज़्यादातर देखते हैं, देखिए दिवाली जो आती है वो अक्टूबर के अंदर आती है। सो ऐसे केसेस के अंदर ज़्यादातर कंपनीज अपने जो बोनसेस वगैरह पे करते हैं जो सेक्शन 43B का पार्ट होते हैं वो सब अक्टूबर में पे होते हैं। तो जब आप 30 सितंबर को अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देंगे उस टाइम आपके पास ये इंडिकेशन नहीं होगी कि क्या कंपनी अपनी बची हुई 43B की लायबिलिटी 31 अक्टूबर तक पे कर देगी या नहीं कर देगी। इसलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अब ये सिस्टम भी हमें दे दिया है कि इस 1 महीने की गैप की वजह से अगर असेसी का अलाउंस बढ़ता है तो टैक्स ऑडिटर अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता है और वो रिवाइज्ड बेसिस पे क्लोज 26 में 43B के अमाउंट्स लिख के दे सकता है। देखते हैं सेक्शन 43B में कौन कौन से ऐसे अमाउंट्स की बात हुई है। सो बोला गया डिडक्शंस अदरवाइज अलाउएबल अंडर दिस एक्ट। जो डिडक्शंस अदरवाइज अलाउ होती हैं, अब इनकम टैक्स का एक्सपेंस हमें अलाउड नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस हमें अलाउड नहीं होता, कोई भी लॉ की वायलेशन से रिलेटेड अगर हमें पेनल्टी लगती है जो कि नॉन कंपनसेटरी नेचर की होती है वो हमें अलाउ ही नहीं होता। सीएसआर एक्सपेंस हमें अलाउ ही नहीं होता। तो जो एक्सपेंसेस हमें अलाउ नहीं होते उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम ओनली उन्हीं एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं विच आर अदरवाइज अलाउएबल। मतलब उन अमाउंट्स पे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई और सेक्शन हमें नहीं बोलता कि ये डिसअलाउ होगा। सो डिडक्शंस अदरवाइज अलाउएबल अंडर दिस एक्ट फॉर द फॉलोइंग आइटम्स विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू पेमेंट बेसिस। तो हमने बात की कि सब्जेक्ट टू पेमेंट की बात ही तभी आएगी जब हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। क्लोज इज एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी पेबल अंडर एनी लॉ। किसी लॉ के अंदर आपको कोई भी टैक्स ड्यूटी सेस या फी देना है, आप कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कोई फीस देते हैं या फिर आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं या आप कोई भी लाइसेंस फी पे करते हैं, वो सब आपको तभी अलाउ होंगी व्हेन यू विल पे द अमाउंट एक्चुअली एंड जीएसटी,
सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, मींस की इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको तभी अलाउ होंगे जब आप उनकी एक्चुअल में पेमेंट दे दोगे। लेकिन ये सब इनडायरेक्ट टैक्स को तो आप एसेट और लायबिलिटी बनाते हो। आपको याद होगा हमने पहले एक वीडियो में बात की थी कि आप इंक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो या एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो। अगर आप एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हो, इट मींस आप अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट करते हो, P&L में सेल और परचेज के साथ डेबिट क्रेडिट नहीं करते। और इंक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हमने बात की थी कि हम जो GST का अमाउंट है उसे हम सेल और परचेज के साथ ऐड करके दिखाते हैं। तो अगर आप एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो GST, सेल टैक्स, इनसे रिलेटेड हमारा कुछ भी अदरवाइज अलाउएबिलिटी नहीं आएगी। सो हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम बस ये देख सकते हैं कि 31 मार्च को बची हुई इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी क्या मैंने 31 अक्टूबर तक पे कर देनी है या नहीं कर देनी है, दैट्स इट। पॉइंट नंबर बी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुटी फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखिए, ग्रेचुटी का अगर अप्रूव्ड फंड बना हुआ है सो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 43B में मिलती है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की। और अगर आपका ग्रेचुटी का फंड नहीं बना हुआ है तो ऐसे केस के अंदर जितनी भी आप ग्रेचुटी अक्रू करते हैं वो सेक्शन 47 में डिसअलाउ होती है। सो हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुटी फंड या कोई भी अदर फंड जो स्टाफ वेलफेयर के लिए बनाया गया है, उसका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको तभी अलाउ होगा जब आप एक्चुअली में पेमेंट कर दोगे उसी फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 अक्टूबर तक। अगर हम एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं सो वो अमाउंट्स ओनली हमें तभी अलाउ होते हैं जब हम उन लॉज की ड्यू डेट के अंदर उसे पे कर देते हैं। सपोज कीजिए मार्च 2022 की लायबिलिटी जो थी पीएफ की, वो मुझे 15 अप्रैल 2022 तक गवर्नमेंट को पे करनी थी, लेकिन मैंने पे की 20 अप्रैल 2022 को। सो देखिए, जो लायबिलिटी मैंने पे की, मान लीजिए उसमें 100 रुपीज़ की लायबिलिटी है एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन की और 100 रुपीज़ की लायबिलिटी है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की। सो एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन उस लॉ में दिए गए ड्यू डेट तक पे नहीं हुआ है, इसलिए एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन 43B का पार्ट होता है और उसे हम अगर 31 अक्टूबर तक पे करें तो भी हमें अलाउंस मिल जाती है। इसलिए इस 100 रुपीज़ का जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका हमें अलाउंस मिल जाएगा। कोई भी बोनस या कमीशन हमने एम्प्लॉइज को दिया है, कोई भी इंटरेस्ट अगर हमने किसी बैंक को, NBFC को या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेबल है, सो ऐसे अमाउंट की हमें डिडक्शन तभी मिलेगी अगर हम उसको सब्सीक्वेंट ईयर के 31 अक्टूबर तक पे कर देते हैं। अब देखिए, काफ़ी कंपनीज अपने पास इंटरेस्ट पेबल बनाती हैं 31 मार्च पे, जो भी उनका मार्च के महीने का कट ऑफ पीरियड का इंटरेस्ट रह जाता है उसको वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्रू करते हैं। लेकिन टैक्स ऑडिट में हम काफ़ी केसेस में ऐसे देखते हैं कि एक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट को दिखाना हम भूल जाते हैं। तो जितना भी इंटरेस्ट आपने बैंक या NBFC को देना है उससे रिलेटेड जो भी आपने पेबल अपनी बुक्स में दिखाया है, आप उसे क्लॉज 26 के अंदर शो करेंगे और उसके बाद ये भी दिखा देंगे कि आपने उसको सब्सीक्वेंट टू फाइनेंशियल ईयर 5 अप्रैल 10 अप्रैल जो भी आपकी कट ऑफ डेट बनती थी तब तक आपने उस अमाउंट को पे कर दिया है। कोई भी लीव एनकैशमेंट की लायबिलिटी है तो उससे रिलेटेड भी आपको पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगी। हम ये बात कर चुके हैं, इफ द पेमेंट इज मेड सब्सीक्वेंट टू द ईयर एंड बट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR, मींस की 31 अक्टूबर 22 से पहले अगर मैंने पे कर दिया है तो अलाउ हो जाएगा। अब मुझे 30 सितंबर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है, उसके बाद कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो मैं अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता हूँ। सो क्लोज 26 ऑफ फॉर्म 3CD अब देखते हैं कि लॉ में कैसे दिया गया है, हमें रिपोर्टिंग कैसे करनी है। सो बोला गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर्ड इन क्लोज A, B, C, D, E, F, G, तो जितने भी क्लोजेस की अभी तक हमने जिन पॉइंट्स की बात की है वो सभी पॉइंट्स A से लेके G क्लोज के अंदर आते हैं। सो जितने भी सम्स यानी कि लीव एनकैशमेंट पेबल, बोनस पेबल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड, सुपरएनुएशन फंड, एनी टैक्स फी या फिर कोई भी इंटरेस्ट पेबल है किसी बैंक NBFC को, ऐसे कोई भी अमाउंट्स द लाइबिलिटी ऑफ विच, जिसकी लाइबिलिटी क्लोज A, क्लोज B, क्लोज A बोलता है pre-existed on the first day of previous year but was not allowed in the assessment of any preceding previous year, यानी कि कितना टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट 1 अप्रैल 2021 को आपके पास ऐसा है जिसकी आप अलाउंस अभी तक नहीं लेके आए। सपोज कीजिए 2020-21, 2019-20
उन सभी सालों में कुछ बोनस को ड्यू तो किया गया, लेकिन उस बोनस की पेमेंट नहीं हो पाई या उसमें से कुछ पार्ट ऑफ बोनस की पेमेंट नहीं हो पाई। सो ऐसा अमाउंट कंसोलिडेट होके ईच क्लास ऑफ एक्सपेंस का, लीव एनकैशमेंट पेबल, ग्रेचुटी पेबल, बोनस पेबल, इन सब का हमारे पास कंसोलिडेटेड डिसअलाउड अमाउंट होगा ओपनिंग के अंदर। अब वो अमाउंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओपनिंग से मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। वो तब मैच करेगा जब सब्सिक्वेंट टू द फाइनेंशियल ईयर एंड कोई पेमेंट अगर हुई है तो उसकी एडजस्टमेंट अगर हमने लास्ट ईयर की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में नहीं ली है, सो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओपनिंग बैलेंस से भी मैच कर जाएगा। सो सबसे पहले क्लोज में आपको वो अमाउंट नहीं दिखाने हैं जो इस साल के P&L में डेबिट किए हैं। ये वो अमाउंट्स हैं जो पिछले सालों के P&L में डेबिट किए गए थे और पिछले सालों में डिसअलाउ हुए हैं और अभी तक उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। उसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या उन्हें इस साल पे कर दिया गया है या नहीं पे किया गया? अगर पे कर दिया गया होगा, मान लीजिए 2 लाख रुपए का बोनस है जो 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग डिसअलाउड का टोटल कंसोलिडेटेड बोनस है, उसमें से हमने 50,000 रुपीज अगर पे कर दिए हैं, सो हम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में 50,000 लिखेंगे और नॉट पेड में 50,000 लिखेंगे। जो 50,000 पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में लिखेंगे उसकी हमें इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन में डिडक्शन भी मिल जाएगी और इसे हम खर्चे के वे में क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 43B में। इवन द सेम इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, द सेम विल बी अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि उसे हमने पहले किसी साल में डिसअलाउ किया था। पॉइंट नंबर बी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का है, जो बोलता है एनी लायबिलिटी इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड वॉज, मतलब कि आपकी लायबिलिटी प्रीवियस ईयर में इंकर हुई और आपने कब तक दे दी? ITR की ड्यू डेट से पहले दे दी। तो पहला जो क्लोज है स्मॉल a में जो क्लोज है सब क्लोज, तो वो बोलता है पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 139(1). सो सेक्शन 139(1) के अंदर जो ITR की ड्यू डेट है यानी कि 31 अक्टूबर, क्या आपने तब तक उस अमाउंट को पे कर दिया या नहीं किया गया है? कर दिया है तो सब क्लोज ए में आप उस अमाउंट को दिखाएंगे और उसकी अलाउंस ले लेंगे। अगर आपने नहीं पे किया है सो आप सब क्लोज बी में उसे दिखाएंगे नॉट पेड ऑन और बिफोर द अफोरसेड डेट, उसको बी क्लोज में दिखाएंगे, उसकी अलाउंस भी नहीं लेंगे, उसे डिसअलाउ कर देंगे। इट मींस कैपिटल ए का सब क्लोज ए और कैपिटल बी का सब क्लोज ए, इन दोनों अमाउंट्स को जोड़ के मेरा इस बार का सेक्शन 43B का अलाउंस आएगा। जब मैं अगले साल की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की बनाऊंगा, तो देखिए जो सब क्लोज बी है ये और जो नीचे बी का सब क्लोज बी है, इन दोनों को ऐड करके मैं प्री एग्जिस्टेड लायबिलिटी निकालूंगा जिसका अभी तक अलाउंस नहीं लिया गया। सो आप समझ पा रहे होंगे क्लोज 26 के कैपिटल ए और कैपिटल बी का आपस में इंटरप्ले क्या है। कैपिटल ए जो है क्लोज 26 का, वो हमें बताता है ओपनिंग लायबिलिटी के बारे में जिसको इस साल के अंदर एक्सपेंस ऑफ नहीं किया गया है, और क्लोज बी हमें बताता है जिस एक्सपेंस को इस साल के अंदर P&L में डेबिट किया गया है। अब उसे अगर आपने 31 अक्टूबर तक पे किया है तो सब क्लोज ए में दिखाइए, अगर 31 अक्टूबर तक पे नहीं किया है तो सब क्लोज बी में दिखाइए। क्योंकि आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट 30 सितंबर होती है, इसलिए आप सबसे पहले इन अमाउंट्स को 30 सितंबर तक ही देखेंगे। अगर बाद में कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट्स कंपनी ने पे किए हैं तो उस केस में आपको अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स लॉ। होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल।